नमस्कार। आज की कहानी है दीप जल उठे। एक सास बहू की बहुत ही सुंदर कहानी। दफ्तर से आते आते रात के 8 बज गए थे। घर में घुसते ही प्रतिमा के बिगड़ते तेवर देख श्रवण भांप गया कि जरूर आज घर में कुछ हुआ है, वरना मुस्कुरा कर स्वागत करने वाली का चेहरा उतरा न होता। सारे दिन मोहल्ले में होने वाली गतिविधियों की रिपोर्ट जब तक मुझे सुना न देती उसे चैन नहीं मिलता था। जलपान के साथ साथ बतरस पान भी करना पड़ता था। अखबार पढ़े बिना पास पड़ोस के सुख दुख के समाचार मिल जाते थे। शायद देरी से आने के कारण ही प्रतिमा का मूड बिगड़ा हुआ है। प्रतिमा से माफी मांगते हुए बोला, सॉरी, मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया। महीने का अंतिम दिन होने के कारण बैंक में ज्यादा काम था। तुम्हारी देरी का कारण मैं समझ सकती हूँ, पर मैं इस कारण दुखी नहीं हूँ। प्रतिमा बोली, फिर हमें भी तो बताओ, इस चांद से मुखड़े पर चिंता की कालिमा क्यों? श्रवण ने पूछा। दोपहर की अमेरिका से बड़ी भाभी का फोन आया था कि कल माताजी हमारे पास पहुंच रही है। प्रतिमा चिंतित होते हुए बोली, इसमें इतना उदास व चिंतित होने की क्या बात है? उनका अपना घर है, वे जब चाहे आ सकती है। श्रवण हैरानी से बोला, आप नहीं समझ रहे। अमेरिका में माँ जी का मन नहीं लगा। अब वे हमारे पास हमारे साथ ही रहना चाहती है। प्रतिमा ने कहा, अरे मेरी चंद्रमुखी, अच्छा है ना? घर में रौनक बढ़ेगी, बर्तनों की उठापटक रहेगी। एकता कपूर की सीरियलों की चर्चा तुम मुझसे ना करके माँ से ही कर सकोगी। सास बहू मिलकर मोहल्ले की चर्चाओं में बढ़ चढ़कर भाग लेना। श्रवण चटखारे लेते हुए बोला, तुम्हें मजाक सूझ रहा है और मेरी जान सूख रही है। प्रतिमा बोली, चिंता तो मुझे होनी चाहिए। तुम सास बहू के शीत युद्ध में मुझे शहीद होना पड़ता है। मेरी स्थिति चक्की के दो पाटों के बीच में पीसने वाली हो जाती है। नमा, कुछ कह सकता हूं ना तुम्हें? कुछ सोचते हुए श्रवण फिर बोला, मैं तुम्हें कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। यदि तुम उन्हें अपनाओगी तो तुम्हारी सारी परेशानियां एक झटके में उड़नछू हो जाएगी। यदि ऐसा है तो आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मैं चाहती हूँ माँ जी खुश रहे। आपको याद है पिछली बार छोटी सी बात से माँ जी नाराज हो गई थी। देखो प्रतिमा, जब तक पिताजी जीवित थे तब तक हमें उनकी कोई चिंता नहीं थी। जब से वे अकेली हो गई हैं, उनका स्वभाव बदल गया है। उनमें असुरक्षा की भावना ने घर कर लिया है। अब तुम ही बताओ, जिस घर में उनका एक कत्र राज था वो अब नहीं रहा। बेटों को तो बहुओं ने छीन लिया। जिस घर को तिनका तिनका जोड़कर माँ ने अपने हाथों से संवारा, उसे पिताजी के जाने के बाद बंद करना पड़ा। तो सुनो प्रतिमा, हमारे बुजुर्गों में एक अहम नाम का प्राणी होता है। यदि किसी वजह से उसे चोट पहुंचती है तो पारिवारिक वातावरण प्रदूषित हो जाता है, यानी परिवार में तनाव अपना स्थान ले लेता है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि माँ के अहम को चोट ना लगे। बस फिर देखो, श्रवण बोला, इसका उपाय भी बता दीजिए आप? प्रतिमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सबसे पहले तो जब माँ आए तो सिर पर पल्लू रखकर चरण स्पर्श कर लेना। रात को सोते समय कुछ देर उनके पास बैठकर हाथ पांव दबा देना। सुबह उठकर चरण स्पर्श के साथ प्रणाम कर देना। श्रवण ने समझाया, यदि माँ जी इस तरह से खुश होती हैं तो यह कोई कठिन काम नहीं है। प्रतिमा ने कहा, एक बात और, कोई भी काम करने से पहले माँ से एक बार पूछ लेना होगा, तो वही जो मैं चाहूँगा। जो बात मनवानी हो उस बात के विपरीत कहना, क्योंकि घर के बुजुर्ग लोग अपना महत्व जताने के लिए अपनी बात मनवाना चाहते हैं। हर बात में जी माँ जी का मंत्र जपती रहना, फिर देखना माँ की चहेती बहू बनते देर नहीं लगेगी। श्रवण ने अपने तर्कों से प्रतिमा को समझाया, आप देखना, इस बार मैं माँ को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। बस बस, उनको ऐसा लगे जैसे घर में उनकी ही चलती है। तुम मेरा इशारा समझ जाना। आखिर माँ तो मेरी ही है। मैं जानता हूँ उन्हें क्या चाहिए। कहते हुए श्रवण सोने के लिए चला गया। प्रतिमा ने जब सुबह उठकर माँ जी के कमरे की अच्छी तरह सफाई करवा दी, साथ ही उनकी जरूरत की सभी चीजों भी वहां रखवा दिया।
हम दोनों समय पर एयरपोर्ट पहुंच गए। हमें देखते ही माँ जी की आंखें खुशी से चमक उठी। सिर ढककर प्रतिमा ने माँ के पैर छुए तो माँ ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। पोते को न देकर माँ ने पूछा, अरे तुम मेरे गुड्डू को नहीं लाए? माँ जी, वह सो रहा था। प्रतिमा बोली, बहू आजकल बच्चों को नौकरों के भरोसे छोड़ने का समय नहीं है, आए दिन अखबारों में छपता रहता है। माँ जी ने समझाते हुए कहा, जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। प्रतिमा ने माँ जी को आश्वासन दिया। रास्ते भर भैया भाभी व बच्चों की बातें होती रही। घर पहुंचकर माँ ने देखा जिस कमरे में उनका सामान रखा गया है उसमें उनकी जरूरत का सारा सामान कायदे से रखा था। 4 वर्षीय पोता गुड्डू दौड़ता हुआ आया और दादी के पांव छूकर गले लग गया। माँ जी, आप पहले फ्रेश हो लीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ, कहते हुए प्रतिमा किचन की ओर चली गई। रात के खाने में सब्जी माँ से पूछकर बनाई गई। खाना खाते खाते श्रवण बोला, प्रतिमा कल आलू के परांठे बनाना, पर माँ से सीख लेना, तुम बहुत मोटे बनाती हो। प्रतिमा की आंखों में आंखें डालकर श्रवण बोला, ठीक है, माँ जी से पूछ कर ही बनाऊंगी। प्रतिमा बोली। माँ जी के कमरे की सफाई भी प्रतिमा काम वाली से ना करवा कर खुद करती थी, क्योंकि पिछली बार काम वाली से कोई चीज छू गई थी तो माँ जी ने पूरा घर सर पर उठा लिया था। प्रतिमा बोली, माँ जी, आप अपने समय में कितनी सुंदर दिखती होंगी, और आपके बाल तो और भी सुंदर दिखते होंगे, जो अब भी कितने सुंदर और मुलायम हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तुम्हारे बाबूजी जरूर कभी कभी छेड़ दिया करते थे, कहते थे कि यदि मैं तुम्हारे कॉलेज में होता तो तुम्हें भगा ले जाता। बात करते करते उनके मुख की लालिमा बता रही थी, जैसे वे अपने अतीत में पहुंच गई है। प्रतिमा ने चुटकी लेते हुए माँ जी को फिर छेड़ा। माँ जी, गुड्डू के पापा बताते हैं कि आप नाना जी के घर भी कभी कभी ही जाती थी। बाबूजी का मन आपके बिना लगता ही नहीं था। क्या ऐसा ही था माँ जी? चल हट, शरारती कहीं की, कैसी बातें करती है। देख, गुड्डू स्कूल से आता होगा। बनावटी गुस्सा दिखाते हुए माँ जी नवयौवन की तरह शर्मा गई। शाम को प्रतिमा को सब्जी काटते देख माँ जी बोली, बहू तुम कुछ और काम कर लो, सब्जी मैं काट देती हूँ। माँ जी रसोई घर में गई तो प्रतिमा ने मनोहार करते हुए कहा, माँ जी, मुझे भरवा शिमला मिर्च की सब्जी बनानी नहीं आती, आप सिखा देंगी? ये कहते हैं जो स्वाद में माँ के हाथ का बना खाने में है वह तुम्हारे में नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे मसाले दे, मैं बना देती हूँ। धीरे धीरे रसोई की जिम्मेदारी माँ ने अपने ऊपर ले ली थी, और तो और गुड्डू की मालिश करना, उसे नहलाना, उसे खिलाना पिलाना सब माँ जी ने संभाल लिया। अब प्रतिमा को गुड्डू को पढ़ाने के लिए बहुत समय मिलने लगा। इस तरह प्रतिमा के सिर से काम का भार कम हो गया। साथ ही साथ घर का वातावरण भी खुशनुमा रहने लगा। श्रवण को प्रतिमा के साथ कहीं घूमने जाना होता तो वह यही कहती कि माँ से पूछ लो, मैं उनके बिना नहीं जाऊंगी। एक दिन पिक्चर देखने का मूड बना। ऑफिस से आते हुए श्रवण 2 पास ले आया। जब प्रतिमा को चलने के लिए कहा तो वह झट से ऊंचे स्वर में बोल पड़ी, माँ जी चलेंगी तो मैं चलूंगी, अन्यथा नहीं। वह जानती थी कि माँ को पिक्चर देखने में कोई रुचि नहीं है। उनकी तू मैं सुनकर माँ जी बोली, बहू क्यों जिद कर रही हो, श्रवण का मन है तो चली जा, गुड्डू को मैं देख लूंगी। माँ जी ने शांत स्वर में कहा। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। वे दोनों पिक्चर देखकर वापस आए तो उन्हें खाना तैयार मिला। माँ जी को पता था श्रवण को कटहल की पसंद है, इसलिए फ्रिज से कटहल निकालकर बना दिया। चपातियाँ बनाने के लिए प्रतिमा ने गैस जलाई तो माँ जी बोली, प्रतिमा तुम खाना लगा लो, रोटियां मैं सेंकती हूँ। नहीं माँ जी, आप थक गई होगी, आप बैठिए, मैं गर्मा गर्म रोटियां बनाकर लाती हूँ। प्रतिमा बोली, सभी एक साथ बैठकर खाएंगे, तुम बना लो प्रतिमा। श्रवण बोला। एक साथ सभी को खाना खाते देख माँ जी की आंखें नम हो गई। श्रवण ने पूछा तो माँ बोली, आज तुम्हारे बाबूजी की याद आ गई। आज वे होते तो तुम सबको देखकर बहुत खुश होते। माँ मन दुखी मत करो, श्रवण बोला। प्रतिमा की ओर देखकर श्रवण बोला, कटहल की सब्जी ऐसे बनती है, सच में माँ, बहुत दिनों बाद इतनी स्वादिष्ट सब्जी खाई है। माँ से कुछ सीख लो प्रतिमा, माँ जी सच में सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनाती है।
मुझे भी सीखना है। बहू, खाना तो तुम भी स्वादिष्ट बनाती हो। नहीं माँ जी, जो स्वाद आपके हाथ के बनाए खाने में है वह मेरे हाथ में कहाँ। प्रतिमा बोली। श्रवण को दिवाली पर बोनस के पैसे मिले थे तो लेने के लिए उसने प्रतिमा को आवाज लगाई। प्रतिमा ने आकर कहा, माँ जी को ही दीजिए ना। श्रवण ने लिफाफा माँ के हाथ में रख दिया। माँ जी लिफाफे को उलट पलट कर देखते हुए रोमांचित हो उठी। आज वे खुद को घर की बुजुर्ग व सम्मानित सदस्य अनुभव कर रही थी। श्रवण व प्रतिमा जानते थे कि माँ को पैसे से कुछ लेना देना नहीं है, न ही उनकी कोई विशेष ज़रूरतें थी, बस उन्हें तो अपना मान-सम्मान चाहिए था। अब घर में कोई भी खर्चा होता या कहीं जाना होता तो प्रतिमा माँ से ज़रूर पूछती। माँ जी भी उसे कहीं घूमने जाने के लिए मना नहीं करती। अब हर समय माँ के मुख से प्रतिमा की प्रशंसा के फूल ही झड़ते। दिवाली पर घर की सफाई करते-करते प्रतिमा स्टूल से जैसे ही नीचे गिरी तो उसके पाँव में मोच आ गई। माँ ने उसे उठाया और पकड़कर पलंग पर बैठाकर पाँव में मरहम लगाया और गर्म पट्टी बांधकर उसे आराम करने को कहा। यह देखकर श्रवण बोला, माँ मैंने तो सुना था बहू सेवा करती है सास की, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। चुप कर, ज्यादा बकबक मत कर। प्रतिमा मेरी बेटी है, क्या मैं इसका ध्यान नहीं रख सकती? प्यार से डांटते हुए माँ बोली, माँ जी बेटी जैसी नहीं बल्कि बेटी कहो, मैं आपकी बेटी ही तो हूँ। प्रतिमा की बात सुनते ही माँ जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, तुम सही कह रही हो बहू, तुमने बेटी की कमी पूरी कर दी। घर में होता वही जो श्रवण चाहता, पर एक बार माँ की अनुमति जरूर ले जाती। बेटा चाहे कुछ भी कह दे, पर बहू की छोटी सी भूल भी सास को सहन नहीं होती। इससे सास को अपना अपमान लगता है। यह हमारी परंपरा सी बन चुकी है, जो धीरे धीरे खत्म भी हो रही है। माँ जी को थोड़ा सा मान सम्मान देने के बदले उसे अच्छी बहू का दर्जा व बेटी का स्नेह मिलेगा, इसकी तो उसने कल्पना ही नहीं की थी। प्रतिमा के घर में हर समय प्यार का, खुशी का वातावरण रहने लगा। दिवाली नजदीक आ गई थी। माँ व प्रतिमा ने मिलकर पकवान बनाए। लगता है इस बार की दिवाली एक विशेष दिवाली रहेगी। सोचते सोचते श्रवण बिस्तर पर लेटा ही था कि अमेरिका से भैया का फोन आ गया। उन्होंने माँ के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और बताया कि इस बार माँ उनके पास से नाराज होकर गई हैं। तब से मन बहुत विचलित है। यह तो हम सभी जानते हैं कि नंदिनी भाभी और माँ के विचार कभी नहीं मिले, पर अमेरिका में भी उनका झगड़ा होगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। भैया ने बताया कि वे माफी मांगकर प्रायश्चित करना चाहते हैं, अन्यथा हमेशा उनके मन में एक ज्वाला सी दहकती रहेगी। आगे उन्होंने जो बताया वह सुनकर तो खुशी के उछल ही पड़ा। बस अब 2 दिन का इंतजार था, क्योंकि 2 दिन बाद दिवाली थी। इस बार दिवाली पर प्रतिमा ने घर पर कुछ विशेष प्रकार से सजाया था। मुझे उत्साहित देखकर प्रतिमा ने पूछा, क्या बात है, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अपनी खुशी को छिपाते हुए मैंने कहा, तुम सास बहू का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे, बस इसलिए खुश हूँ। नजर मत लगा देना हमारे प्यार को। प्रतिमा खुश होते हुए बोली। दिवाली वाले दिन माँ ने अपने बक्से की चाबी देते हुए कहा, बहू लाल रंग का एक डिब्बा है, उसे ले आ। प्रतिमा ने जी माँ जी कहकर डिब्बा ला कर दे दिया। माँ ने डिब्बा खोला और उसमें से खानदानी हार निकला। हर प्रतिमा को देते हुए सास बोली, लो बहू, ये हमारा खानदानी हार है, इसे संभालो, दिवाली इसे पहनकर मनाओ। तुम्हारे पिताजी की यही इच्छा थी। हार देते हुए माँ की आंखें खुशी से नम हो गई। प्रतिमा की हार लेकर माथे से लगाया और माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मुझे बराबर घड़ी की ओर देखते हुए प्रतिमा ने पूछा, तो मैं टाल दिया। दीप जलने की तैयारी हो रही थी, तभी माँ ने आवाज लगाकर कहा, श्रवण जल्दी आओ, गुड्डू के साथ फुलझड़ियाँ भी लो, चलनी है। मैं 7:30 बजने का इंतजार कर रहा था, तभी बाहर टैक्सी रुकने की आवाज आई। मैं समझ गया मेरे इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। मैंने अनजान बनते हुए कहा, चलो माँ, सेलिब्रेशन शुरू करें। हाँ हाँ चलो। प्रतिमा आवाज लगाते हुए कुर्सी से उठने लगी तो नंदिनी भाभी ने माँ के चरण स्पर्श किए। आदत के अनुसार माँ के मुख से आशीर्वाद की झड़ी लग गई। सिर पर हाथ रखे
बोले ही जा रही थी, खुश रहो, आनंद करो, आदि आदि। भाभी जैसे ही पाँव छूकर उठी तो माँ आश्चर्य से देखती रह गई। आश्चर्य के कारण पलक झपकाना ही भूल गई। हैरानी से माँ ने एक बार भैया की ओर मेरी ओर देखा। तभी भैया ने माँ के पैर छुए तो खुश होकर भाभी के साथ साथ मुझे व प्रतिमा को भी गले लगा लिया। माँ ने भैया भाभी की आंखों को भी गले लगा लिया। माँ ने भैया भाभी की आंखों को पढ़ लिया। पुनः आशीर्वाद देते हुए दिवाली की शुभकामनाएं दी। माँ की आंखों में खुशी की चमक देखकर लग रहा था कि दिवाली के शुभ अवसर पर अन्य दीपों के साथ माँ के हृदय रूपी दिया भी जल उठे, जिनकी ज्योति ने सारे घर को जगमगा दिया।